देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा बहुत फ्रैंकली कि जब आपने फ़ोन किया मुझे कि सर आपको इस पे बोलना है नेशनल हेराल्ड केस पे, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि मैं तो फ़ौजी हूँ, मेरे को नेशनल हेराल्ड केस से क्या मतलब। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो यदि राष्ट्रीय सुरक्षा, यदि कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आती है। तो वहाँ तो मेरा तो आना स्वाभाविक है। तो पहली बात तो ये है। तो जो लोग मेरा निंदा करेंगे कि पॉलिटिकल इशू में क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, अब बड़ा सिस्टमेटिकली फौजी अंदाज से मैं केस को एक्सप्लेन करूँगा। सेना में हम लोग की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है ना, किसी चीज़ को, कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल कैसे बनाना है। अब शुरू करते हैं। ये पूरे खेल में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, एजेएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, नेशनल हेराल्ड, वाईएल यंग इंडिया लिमिटेड, और तीसरा है नेहरू परिवार। ये 3 खिलाड़ी हैं। अब क्या होता है कि 1938 में नेशनल हेराल्ड का गठन किया गया था। क्यों? कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, पेपर अपना होना चाहिए। बहुत अच्छा था। उस समय 5000 शेयर होल्डर थे एजीएल के, 5000। उसके बाद क्या हुआ कि अब चक्र आगे बढ़ता है। 2010 में अब एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है नेहरू परिवार के द्वारा, सोनिया और राहुल गांधी के। क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? कि कैसे नेशनल हेराल्ड का पूरा एसेट खा जाओ। तो वो कॉन्स्पिरेसी बनती है। तो यंग इंडिया लिमिटेड का गठन किया जाता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2010 में। और बहाना क्या है कि 2008 में नेशनल हेराल्ड क्लोज डाउन हो गया था, क्योंकि 90.25 करोड़ का कर्ज हो गया था। तो इसको मदद करना है, क्योंकि ये तो बहुत कांग्रेस का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। तो वाईआई यंग इंडिया लिमिटेड बनाया जाता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है? सोनिया 38%, राहुल गांधी 38%, बाकी 24 में से 12% मोतीलाल वोरा और 12% ऑस्कर फर्नांडे। हो गया 100%। ये बनाया जाता है। अब देख लीजिए, जो नेहरू परिवार के एकदम भक्त थे, उन्हीं को इसमें थोड़ा मोड़ा 1-2 रोटी फेंका गया। मलाई तो सोनिया और राहुल गांधी के पास था। अब आते हैं कि खेल आगे कैसे बढ़ता है। इन्होंने 5 लाख शेयर कैपिटल, यंग इंडिया लिमिटेड ने 5 लाख शेयर कैपिटल का बनाया कंपनी। और जिस परिवार के पास अरबों का संपत्ति है, वो एक फिक्टिशियस कंपनी, डोटेक्स मर्केंटाइज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता का एक फर्जी कंपनी, उससे 50 लाख का, 1 करोड़ का पैसा लेते हैं और 50 लाख ट्रांसफ़र करते हैं यंग इंडिया लिमिटेड से एजेएल को, 50 लाख। और उस 50 लाख से ये कहा जाता है कि एजेएल का कंप्लीट एसेट और लायबिलिटी वाईएएल का हो गया, यंग इंडिया लिमिटेड का हो गया। मतलब 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, वो भी तुम्हारा पैसा नहीं है, वो एक फेक कंपनी से, फर्जी कंपनी से, कलकत्ता से उठाते हो, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैसे पैसा आया कुछ नहीं, वो तो बाद में बात चर्चा करूंगा। 50 लाख में 5000 करोड़ का प्रॉपर्टी खा जाते हो, मालिकाना ले लेते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद स्वामी जी का क्या कंटेंशन है। स्वामी जी का कंटेंशन, सुब्रमण्य स्वामी डे 2013 में उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया ट्रायल कोर्ट में। ये पूरा ये गोरख धंधा चल रहा है और गैर कानूनी तरीके से सुनवाई हुई और प्राइमा फेसी एविडेंस मिला लोगों कोर्ट को। और 7-8 साल से सोनिया और राहुल बेल पे हैं। बेल पे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बात में दम है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस का पाप क्या है। ये पूरे खेल में कांग्रेस ने क्या क्या षड्यंत्र रचा है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 2010 में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यंग इंडिया लिमिटेड बना के कंप्लीट मालिकाना खाने का, 5 लाख का शेयर कैपिटल और 1 करोड़ पैसा लेता है डोटेक्स मर्केंटाइज प्राइवेट लिमिटेड से, 50 लाख देता है एजेएल को और पूरा एसेट 5000 करोड़ का खा जाता है। उसके बाद खेल आप आगे चलता है।
एजीएल को मदद करने के लिए ये कंपनी रेज की गई थी। तो 92.5 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन देता है एजीएल को, YEL। हाँ, और थोड़े दिन के बाद 89.5 करोड़ लोन वेव ऑफ कर देता है कि माफ़ किया। उसके बाद जितने ये सब ट्रांजैक्शन हो रही है उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, सब वर्बल जबानी। अंडर IT एक्ट, इनकम टैक्स के तहत ये इनकम टैक्स का रूल है कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी के साथ नहीं कर सकता है। किया गया बिल्कुल। उसके बाद यंग इंडिया लिमिटेड का जो MOA या AOA था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। कितना चैरिटी किया, ED पूछ रही कितना चैरिटी दिया, डिटेल बताओ। कख नहीं, कुछ नहीं, जीरो। नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन कमर्शियल। तो भाई तुम्हारे नेशनल हेराल्ड के तो बिल्डिंग में बार चल रहा है, किराए पे दे रखा है, वो जो माल आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसका रिकॉर्ड कहाँ है, कितना पैसा आया, किसके पास गया, कुछ नहीं, सब फर्जी। जो डिसीजन लिया गया है, कोई भी चीज़ जो डिसीजन होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, एक होता है AGM होता है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होता है, मीटिंग होता है, कोई भी डिसीजन उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है, कहाँ मीटिंग हुआ, कौन कौन अटेंड किया, क्या फैसला लिया गया, ये सब रिकॉर्ड में आता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। कुछ है, कुछ नहीं है, सब ज़बानी। अब खड़गे साहब को जब बुलाया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि चीफ CEO हैं यंग इंडिया लिमिटेड के, कि भाई आ जाओ जरा बताओ हम लोग को ज्ञान दो, तो खड़गे साहब तो पहले आते नहीं हैं। नेक्स्ट डे जब सील किया जाता है तो भागे भागे आते हैं, ED बुलाती है तो भागे भागे डर के मारे कि कहीं संजय राउत का केस न हो जाए। तो उनसे पूछा जाता है कि भैया सील तोड़ के, भाई ED पहले पहुंची तो आए भागे भागे कि बताइए ये ऑफिस में स्टाफ क्यों नहीं है। बोला तो कोई स्टाफ नहीं होता है, कोई नहीं है, कोई मैनेजर नहीं, कोई असिस्टेंट मैनेजर नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई फाइनेंस अकाउंटेंट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो भैया तो कैसे तुम कह रहे हो कि ये तो पूरा फंक्शनल ऑफिस है, मतलब यहाँ भी झूठ। अब सबसे जो ताज्जुब की बात है कि इतना एक इंक्वायरी हो रहा है, मतलब 2013 से स्वामी जी का अटैक चल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी का, 2016-17 में भी ये फर्जी शेल कंपनी से ट्रांजैक्शन नेहरू परिवार कर रही थी, सोनिया और राहुल गांधी। तो उनको भय नहीं था, हमसे कौन पूछेगा। अब आते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी का क्या क्या चार्ज है। सुब्रमण्यम स्वामी का चार्ज ये है कि बेसिक मुद्दा जो उन्होंने रेज किया है, 5 लाख कैपिटल से आप करते हो और 1 करोड़ पैसा लेते हो एक फेक कंपनी से, और लोन जो है 50 लाख देते हो, 5,000 करोड़ का मालिकाना लेते हो, फिर लोन माफ़ कर देते हो। फिर आप यदि लोन है जिसके पास 5,000, जो ज़मींदार है बहुत बड़ा, और वो 1 लाख का लोन लिया है, तो क्या 1 लाख के लिए वो पूरा संपत्ति अपना गंवा देगा कि एक ज़मीन 2 बीघा बेच के लौटा देगा अपना कर्ज? तो जिसके पास 5,000 करोड़ का मालिकाना है, तो क्या वो 90.255 करोड़ नहीं रेज कर सकता? बिल्कुल कर सकता। क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं ऑप्शन किया गया? वो नहीं मकसद था, मकसद था पूरा 5,000 करोड़ गवर्न कर लेना। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ते हैं कि पहले ED के बारे में समझते हैं। ED 1956 में इसकी रचना की गई थी और इसका मकसद था कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ऑफेंसेस, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पे इंक्वायरी करना। 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक PMLA प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया था। तो जो नींव डाली थी इस सब भ्रष्टाचार का नींव तोड़ने के लिए, वो वाजपेयी जी ने बनाई थी, उस पर मोदी जी ने बिल्डअप किया। अब सवाल ये है कि क्यों ये घबराए हुए हैं, क्यों ED सशक्त हो गया है, ज़्यादा सशक्त हो गया इवन CBI के तुलना में? मैं बताता हूँ।
पीएमएलए में ईडी को पावर है कि इवन बिना कन्विक्शन के वो इंक्वायरी कर सकती है। वो उसको पावर है अरेस्ट करने का, प्रॉपर्टी अटैच करने का, सर्च करने का, सीज करने का, और इस चीज़ को चुनौती नहीं दिया जा सकता पीएमएलए एक्ट के जरिए। हाँ, और पीएमएलए का ऑफेंस है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल नहीं मिलेगा। एक और बिंदु, बर्डन ऑफ प्रूफ कि मैं निर्दोष हूं वो अक्यूज पे है। ईडी को नहीं जरूरत है प्रूफ करने के तुम दोषी हो, कल्प्रिट है उसको, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि तुम कहो कि तुम निर्दोष हो। ये उल्टा है। एक और चीज, नॉर्मल पुलिस के सामने जो भी आप बोलते हो वो कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जाता है, लेकिन जो ईडी का प्रोसीजर है कि जब ईडी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, हार्ड कॉपी बनता है कंप्यूटर से, आप पढ़िए, साइन कीजिए, वो कोर्ट में एडमिसिबल है एज एविडेंस। यही इनके परेशानी का कारण है कि राहुल गांधी का जब इतना बार इंक्वायरी स्टेटमेंट दिया जाता है, सोनिया का स्टेटमेंट, खड़गे का स्टेटमेंट दिया जाता है, तो ये जो बोल रहे हैं सब ये साइन किए हैं। तो जहां विरोधाभास होगा दो स्टेटमेंट के बीच में, दो एविडेंस का, फंसे, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो, दोनों गए काम से। तो ये जो ऐसा फंदा उनके इनके गले में डाला गया है, ये इनको कष्ट है, इसीलिए भयभीत हैं कि चारों तरफ से दरवाजा बंद हो रहा है, खिड़की बंद हो रही है, कहीं नहीं भाग सकते, कहानी खत्म है। तो सबसे बड़ा जो केस है कि एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये नेहरू परिवार का कितना बड़ा होल्ड था ब्यूरोक्रेसी पे कि 2014 में इसकी इंक्वायरी शुरू हुई। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में इशू रेज किया तो कवर अप करने के लिए 2014 में ईडी के जो चीफ थे राजन कोचर, उनको दिया गया, और राजन कोचर तो हिज मैजेस्टी सर्विस में सेवा लगे हुए थे। उन्होंने कहा कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा कि कोई सबूत नहीं है, केस क्लोज हो गया। उसके बाद स्वामी जी ने मोदी जी को, तब तक मोदी जी आ गया होराइजन पे, देवी शक्ति ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया कि भ्रष्टाचार को खत्म करो हिंदुस्तान से। स्वामी जी ने चिट्ठी लिखा मोदी जी को कि राजन कोचर का कांग्रेस का साथ लिंक है और ये सब मैनिपुलेट किया गया इंक्वायरी, आप फ्रेश इंक्वायरी ऑर्डर कीजिए। तो फ्रेश इंक्वायरी सितंबर 2015 से शुरू हुआ, और जिसके बाद दोनों सोनिया और राहुल दोनों को प्राइमा फेसी एविडेंस था और बेल दिया गया। अब आते हैं कि इनकी जो अभी हरकत कर रहे हैं रोड पे, क्यों, इनका क्या कारण है। ये पूरा खेल जो मैं देख रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है, फर्स्ट। दूसरा, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, देश को गुमराह कर रहे हैं। चौथा, जुडिशरी को और आम जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फंस तो रहे हैं। अब ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह एक संधि है, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह इज इक्वल टू सत्याग्रह। ये काहे का सत्य भाई, ये तो चोर आग्रह है, चोरी और सीना चोरी। अरे इतना दम है तो अपने आप को डिफेंड करो कि सब कुछ कानूनी है, कि डॉटेक्स कंपनी जो था उससे हम करेक्ट वे से पैसा लिए हैं। वही नहीं, अभी विदेशी लिंक भी पता चल रहा है पैसे ट्रांजैक्शन का, तो उसमें तो और मरेगा ये नेहरू परिवार। सवाल ये है कि नेहरू परिवार सोचा था कि हम तो राजा हैं, हमको कौन पूछ सकता है, किसकी हिम्मत कि हमसे सवाल पूछे। ये जो घमंड था ना कि हमसे कौन पूछ सकता है, ईडी जिसका बॉस हमारे तलवे चाटता था राजन कोचर, ये जो घमंड है ना ये खा जाता है। जब रावण का घमंड नहीं रहा तो सोनिया राहुल गांधी का घमंड क्या ठहरेगा। और ये मैं बताता हूँ, ये समझते हैं अभी ये महंगाई का 2 दिन से नौटंकी चल रहा है इनका,
एक प्रश्न इसमें ये पूछ लूँगा, जैसे आपने कहा कि क्योंकि अब ईडी कार्रवाई कर रही है, तो कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न पूछ रहे थे कि अब पूरे गांधी परिवार पे ईडी ने शिकंजा कस चुका है और ये पूरी तरीके से फंस गए हैं, इसीलिए इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ईडी की कार्यवाही को प्रभावित किया जा सके, ये डर दिखाया जा सके कि जनता हमारे साथ है, कार्यवाही करोगे तो सत्याग्रह होने लगेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, गृह युद्ध होगा। क्या इस तरह की चीज़ से डराने की कोशिश की जा रही है ईडी की कार्रवाई को? ये जो कांग्रेसिया लोग रोड पे आ रहे हैं ना, इनको आधा घंटा में सॉर्ट आउट किया जा सकता है, 31 मिनट नहीं चाहिए। ये क्या समझते हैं कि मोदी जी कमज़ोर हैं, मोदी जी को दबा देंगे? मोदी जी अपना शतरंज का चाल एकदम, वो कौन था वो रूस का बहुत बड़ा प्लेयर, ये अपना शतरंज का, उस भूल रहा हूँ मैं नाम, उससे भी माहिर खिलाड़ी हैं। वो अपना एक एक चीज़ कैलकुलेट करके चलते हैं। ईडी पे दबाव पे नहीं आएगी। ईडी अपना धीरे धीरे शिकंजा टाइट करते जा रही है, टाइट करते जा रही है। अब उनकी हाथ नेहरू परिवार के गर्दन तक पहुंच गया है, अब खाली दबोचना है, नहीं बच सकते। काम नहीं आएगा सड़क पे प्रदर्शन, सवाल नहीं पैदा होता है। ये जो दबाव की राजनीति है ना, प्रेशर टैक्टिक्स, नहीं काम करेगा। मोदी सरकार में काम नहीं करेगा, दूसरे सरकार में काम करता होगा। अब सोनिया और राहुल जेल जाएंगे, और ये जो कांग्रेस वाले उछल रहे हैं, यदि ये अपना गर्दन देना चाहते हैं इस परिवार के लिए, तो वो भी जेल जाएंगे, और खड़गे भी जेल जाएंगे। जो सैम पेट्रोडा है उनको भी जाना पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि जब से ईडी शिकंजा कसना चालू की है, तब से गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को महंगाई की याद आ गई, क्योंकि बीजेपी की सरकार, मोदी तो 14 से सत्ता में है, इतने दिनों तक तो सत्याग्रह नहीं हुआ, अब क्यों सत्याग्रह हो रहा है और अब महंगाई की याद क्यों आ रही है? देखिए, इतनी ये शातिर पार्टी है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका लाइफ बहुत लंबा होता है। जिस टॉपिक पे थोड़ी सत्य होती है, बाकी सब नौटंकी होता है। महंगाई तो कौन सा देश है जो महंगाई से पीड़ित नहीं है? कौन सा देश है कि बेरोजगारी में नहीं है? आप यदि 4 बीवी 44 बच्चे पैदा करोगे तो बेरोजगारी तो होगी। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस से पूछिए ना, तुष्टीकरण की राजनीति क्यों किया, वक्फ बोर्ड क्यों बनाया, सेक्युलर वर्ड क्यों डाला, मुसलमानों का तुष्टीकरण इतना क्यों किया, उसका जवाब दो ना। पॉपुलेशन कैसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे पॉपुलेशन कंट्रोल पे आपने क्या किया? हिंदू बिल तो बना दिया, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बनाया? तो ये जो है कि ये मुद्दा ऐसा है ना, इसमें यदि 5% सच है तो 100% बनाने का हुनूर कांग्रेस को है। और मैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी का वीडियो देखिए, कितना बढ़िया से एक्सपोज किया है। आज हमारा जो जीडीपी रिजर्व है, जो हमारा फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो जो आरबीआई के चीफ रह चुके हैं, जो क्या राजन नहीं, क्या नाम है उसका, रघुराम राजन, अभी हाल फिलहाल में 7-8 दिन का पहले का वीडियो है, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था पहले नहीं थी। जो लोग कह रहे थे कि श्रीलंका वाला हालत होगा, विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं 0 चांस है। भाई, आप कांग्रेस वही हो ना जिसके कारण गोल्ड चंद्रशेखर जी को गिरवी रखना पड़ा लंदन में, हिंदुस्तान का सोना कहाँ भूल गए? आपके जो इतने विजर्ड मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, जब महंगाई हुई थी तो क्या बोला था उन्होंने कि पेड़ पे पैसा नहीं फलता है। आपके महाज्ञानी, उस समय क्या आर्थिक कंडीशन थी, क्या रेट ऑफ ग्रोथ था, क्या महंगाई थी? तो ये सब खाली ड्रामाबाजी है। ये एक मुद्दा पकड़ के, उसको मुद्दा इतना होता है, उसको पंखा दे दे के, हाँ खाएंगे ऐसा पंखा दिखा के प्रज्वलित आग दिखाना चाहते हैं, देखो कितनी बड़ी समस्या है। अरे इस पर एक राष्ट्रीय लेवल पे चिंतन होना चाहिए, पूरा बातचीत होनी चाहिए कि कांग्रेस के समय में महंगाई कितनी थी, मोदी सरकार में महंगाई कितनी है। इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। ये जो कांग्रेस नौटंकी बाज है, इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। खाली ड्रामाबाजी, खाली ड्रामाबाजी। हाथ ईडी के गर्दन की तरफ आ रहा है तो महंगाई महंगाई। अरे जितना तुम्हारा बाप जो है ये कपड़ा धुलवाने जब लंदन भेजता था, उस समय महंगाई नहीं थी, हैं? तुम लोग जब नेवल शिप्स में जाके ऐश करते थे,
फॉरेन लेडी नेवल शिप्स में जाएगी। उस समय बेरोजगारी थे कि ये सब खाली ड्रामाबाजी है, इसको इसी तरह समझने की जरूरत है। लेकिन अब ये सब नौटंकी सोशल मीडिया के कारण हिंदुस्तान की जनता इतनी ज्ञानी हो चुकी है अब कि ये नौटंकी से प्रभावित नहीं होगी। अब खाली छाती पीटने से नेहरू परिवार, नेहरू परिवार, नेहरू परिवार नहीं चलेगा। अब वो जमाने गए, अब छाती पीटते रहो, ज़्यादा पीटोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। एक प्रश्न इसमें मैं ये लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जैसे सड़क पे जब कांग्रेस पार्टी के लोग उतर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सचिन पायलट है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी हैं, यानी बड़े बड़े दिग्गज सड़क पे उतर रहे हैं काले कपड़े पहन के, लेकिन बाकी लोग, जनता नहीं दिख रही है वहाँ पे कि इनके साथ प्रदर्शन करने वाली। अगर महंगाई के लिए विरोध प्रदर्शन है तो महंगाई से तो जनता भी त्रस्त है। जनता कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही कि महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो रही है। सिर्फ इनके बड़े बड़े नेता ही सड़क पे दिख रहे हैं, जनता नहीं दिख रही है। क्या कनेक्ट नहीं कर पा रही? चोरों की शादी की बारात में बुद्धिमान लोग ने, जनता जनार्दन ने फैसला किया है इस बारात में नहीं जाना मुझे। जनता जनार्दन ने फैसला किया है कि ये चोरों की बारात है, इस शादी में जाना ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जनधन योजना जैम किसने दिया? डिजिटल सिग्नेचर पर कितना चिदम्बरम ने मजाक उड़ाया था मोदी जी का कि सब्जी वाला क्या 5 रुपया 25 पैसा देगा? चाय वाला कैसे? नहीं, आलू बेचने वाला है वो 5 रुपया 25 पैसा, 7 रुपया 25 पैसा डिजिटल से देगा। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन देखो कैसे चल रहा है। गरीबों के लिए टॉयलेट किसने दिया? गरीबों के लिए घर का निर्माण किसने दिया? पूरे हिंदुस्तान में बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? राष्ट्र को सुरक्षित किसने किया? राष्ट्र का सम्मान कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसने बढ़ाया? तो सब जगह तो मोदी जी ने झंडा गाड़ा है। तो इनको यही बात का, देखो, एक होता है, अंग्रेजी में शब्द है मैनिफेस्ट परफॉर्मेंस, और दूसरा शब्द है परफॉर्मेंस ऑडिट, कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका ऑडिट होना चाहिए। मोदी जी का परफॉर्मेंस ऑडिट कर लो और नेहरू परिवार के परफॉर्मेंस ऑडिट कर लो, साफ आकाश पाताल का फर्क है। यही इनकी चिंता का विषय है और यही कारण है कि जनता धीरे धीरे इनको रिजेक्ट कर रही है। 2 स्टेट में तो तुम्हारी सरकार रह गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी का फिर से नामकरण होना चाहिए, इंडियन नेहरू परिवार कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडिया नेहरू परिवार कांग्रेस, ये करने की जरूरत है। एक और प्रश्न लूँगा। राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर मोदी लगातार जीत रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो जनता देख रही होगी। अगर आप महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं उसके बाद भी मोदी जीत रहे हैं तो कुछ तो जनता देख के ही उनको वोट दे रही होगी। तो राहुल गांधी का जवाब है, चुनाव तो हिटलर भी जीत जाता था। इंस्टीट्यूशन पर अगर कब्जा कर लिया जाए, ईडी पे कब्जा कर लिया जाए, इलेक्शन कमीशन पे कब्जा कर लिया जाए तो चुनाव तो कोई भी जीत सकता है। क्या लगता है कि मोदी सरकार इस समय इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है? 2013 में तो आप ही की पार्टी सत्ता में थी। ये मौनी बाबा प्रधानमंत्री थे, आपकी माँ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बॉस थी। सब किस कारण, किस आधार पे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स उसके पास जाते थे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल उसको सैंक्शन था? जो कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं ऑक्यूपाई कर रही है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सब इंपॉर्टेंट फाइल उसको रेफर हो रहा है। तो उस समय तो सब इंस्टीट्यूशन आपके पास थे, तो आपने क्यों नहीं जीता? आप इलेक्शन क्यों नहीं जीते? इसका जवाब दो। खाली नौटंकी कह रहे हिटलर शाही चल रही है। हिटलर शाही होता ना, एक मैं बता रहा हूँ, एक कॉमन आदमी जो जिस तरह से पाप सोनिया राहुल ने किया है, यदि कॉमन आदमी ये पाप किया होता ना तो 2015 में ही जेल में होता। ये तो मोदी जी की बड़प्पन है कि बहुत सम्मान के साथ कानूनी प्रतिक्रिया को अपना काम करने दे रहे हैं। हिटलर शाही होती तो कब के ये लोग अंदर थे। और कांग्रेस को बेशर्म पार्टी नेहरू परिवार, शर्म नहीं आती इस तरह से बोलने के लिए? अरे अपने पूछो ना दादी ने क्या किया था इमरजेंसी लगा के। उस समय हिटलर शाही नहीं थी। जब इलेक्शन हार गई थी जगमोहन लाल सिन्हा ने तुम्हारी दादी को उठा के फेंक दिया था कुर्सी से, और तुमने सब कानून बदल दिया कि प्रधानमंत्री को टच नहीं किया जा सकता है। उस समय हिटलर शाही नहीं थी। जब बाबू जयप्रकाश नारायण को बंसीलाल ने किडनी फेलियर करवा दिया, उसमें हिटलर शाही नहीं थी। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मारा गया
उसमें पूछो ना नेहरू परिवार, नेहरू जी का क्या हाथ था, पूछो। देश को पता होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत कैसे हुई। उस समय हिटलर शाही नहीं थी। कितने इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को तुम लोग ने डिसमिस कर दिया इंदिरा ने, उस समय हिटलर शाही नहीं थी। वाह। और मोदी जी एकदम कानून से चल रहे हैं तो हिटलर शाही है। वाह रे नेहरू परिवार, वाह।